Hello friends, in this video we shall discuss all the important MCQs that were there in the news in the month of April. So basically it is a type of monthly compilation. Okay, but this will be different from the daily MCQ practice that we do in our daily basis practice. ठीक है, and here the questions are curated as per the subject wise. So we will discuss the question subject wise, means first economy, then environment, geography, so sort of a thing. इस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे इसमें. ठीक है, सो सबसे पहले द फर्स्ट टॉपिक इज़ रिगार्डिंग दी इकोनॉमी. सो इकोनॉमी के जितने भी मंथ ऑफ अप्रैल के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं हम उन्हें देखेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात कर रहा है, consider the following statement. Keynesian economists are the welfarists who see the need of the government hand in economy. Next, the Friedman economists are the monetarists who want government out of the way to let the private entrepreneurs produce goods outcome for all. Now, which of the following statement is or are correct? So the correct answer of the given question is B, means both the statements are correct. देखिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं. यहाँ पर दो टर्म दिए गए हैं एंड दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट इज द केनेशियन इकोनॉमी एंड द सेकेंड इज द फ्रेडमैन इकोनॉमी. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं इसको समझते हैं. देखिए फर्स्ट जो है केनेशियन इकोनॉमी, इसका मतलब होता है कि वेलफेयर की इकोनॉमी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर? वेलफेयर मीन्स द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी एंड ऑल दैट थिंग्स. ठीक है, सारी चीज़ों का वो ध्यान रख रही है. सो इट इज़ अ वेलफेयर टाइप ऑफ इकोनॉमी. तो केनेशियन इकोनॉमी कहती है कि वेलफेयर टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है. और वेलफेयर टाइप ऑफ इकोनॉमी मीन्स देयर विल बी सब्सिडी टाइप ऑफ थिंग, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड असिस्टेंस, सो देयर विल बी नीड फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी. ठीक है, और यू कैन से अ टाइप ऑफ कम्युनिज्म. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि कम्युनिस्ट कंट्री है जैसे क्यूबा. ठीक है, क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री, वहाँ पर क्या होता है कैपिटलिस्ट का ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, सो इट इज़ अ केनेशियन टाइप ऑफ इकोनॉमी. नेक्स्ट इज़ दी फ्रेडमैन इकोनॉमी. ये बात करता है किसकी? मोनेटाइजेशन की, यानी कि दिस टॉक्स अबाउट दी कैपिटलिज्म. ठीक है ना, किसके बारे में बात करता है? कैपिटलिज्म, यानी कि क्या होना चाहिए? कैपिटलिज्म होना चाहिए. मीन्स देयर शुड बी लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड देयर शुड बी मोर प्राइवेट इंटरवेंशन इन दी बिजनेस और इन दी ओवरऑल इकोनॉमी. ओके, एक होता है देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज दी लेजर फेयर. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स देयर शुड बी नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड एवरीथिंग शुड बी होल्ड और एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल्ड बाय दी प्राइवेट सेक्टर ओनली. ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता रहने चाहिए. ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द कोर इन्फ्लेशन इज अ measure of the total inflation within an economy including the commodity such as the food and the energy prices. Second statement is the core inflation typically rise and fall more gradually than the inflation in the food and fuel. Now which one of the following is the incorrect? कौन सा इसमें से क्या है? इनकरेक्ट है. So the correct answer of the given question is 1, means out of the given two statements only the first statement is incorrect. Now see it. देखिए जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कोर जो इन्फ्लेशन है ये मेजर करता है टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग द कमोडिटी ऑफ द फूड एंड एनर्जी प्राइसेस. नाउ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. वाई? कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि द मेन इन्फ्लेशन. ओके, और उस कोर इन्फ्लेशन में वी डोंट इंक्लूड द फूड एंड एनर्जी प्राइसेस बिकॉज द कमोडिटी प्राइसेस और फूड प्राइसेस एंड एनर्जी प्राइसेस दीज आर वेरी वोलेटाइल प्राइसेस. ओके, ये घटते बढ़ते रहते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट वी नेवर इंक्लूड food and fuel prices. First is fuel and then the fuel. So we never include the food and fuel prices in the core inflation. So that's why the first statement is incorrect. The second statement says that the core inflation typically rises and falls more gradually than the inflation in the food and fuel. Now this statement is correct. As I told you, the demand of the food and fuel rises more rapidly. Okay,
भाई फूड और फ्यूल की क्या है, इनका कंजम्पशन ज़्यादा है, ओके, डेली बेसिस पे कंजम्पशन है, सो दैट्स वाई देयर डिमांड राइजेस मोर रैपिडली, but the demand of the core inflation rises less drastically. So that's why the second statement is correct. So A will be the right answer because this question is asking about the wrong answer. Now please you need to first have a look on this thing. अभी मैं इसके बारे में और भी आगे बताऊंगा, but just for a understanding you need to have the proper understanding of this thing. Now here what is written there, CPI. So what is the meaning of CPI? CPI means consumer price index, WPI means wholesale price index. Now you need to pay attention on this thing that in CPI we include both the goods and services, but in WPI we only include goods. Services जो होती हैं it is not included in the WPI, wholesale price index. हमारा जो इन्फ्लेशन है इन इंडिया, द इन्फ्लेशन इज मेजर्ड इन दी CPI, ठीक है, नॉट इन दी WPI. फिर बात करते हैं CPI का जो इंडेक्सेस हैं, जो भी एक वट एवर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वी आर हैविंग, तो उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं. नाउ पहले बात किया जाए कि CPI जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं. सो फर्स्ट इज CPI कंबाइंड, CPI रूरल, सो CPI अर्बन. सो ये जो सारे CPI हैं ये निकालता है CSO, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस. CSO. So CPI combined, CPI rural and urban, everything is released by the CSO, and the base year is 2011 to 2012, and the consumer food price index is by CSO also. फिर index of industrial production it is by the CSO. GDP deflator ये भी कौन रिलीज करता है, CSO रिलीज करता है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GDP deflator? GDP deflator means the nominal GDP to the real GDP. The ratio of the nominal GDP to the real GDP is the GDP deflator. Now what is the meaning of normal GDP and real GDP? Nominal GDP is the your actual GDP and real GDP is your GDP adjusted by the inflation. यानी कि जो इन्फ्लेशन होगा उसको अगर माइनस कर दें जो भी आपकी GDP निकल के आई है, ठीक है, तो that will be your real GDP. And the GDP deflator it is the indicator of the growth of the GDP. So this you should also know that GDP deflator it is a indicator of the growth of the GDP. Next we talk about the wholesale price index. Now CPI is released by the CSO, okay, but WPI it is released by the economic office of economic advisor, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड पॉलिसी. ठीक, इसका जो बेस ईयर है वो क्या है, इसका जो बेस ईयर है वो है 2012. मैंने बताया अभी WPI इज रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द DIPP, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन. नाउ प्लीज़ पे अटेंशन, ये जो DIPP है इसको चेंज करके कर दिया गया था इसका नाम 2019 में DPIIT, दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड. तो ये पता होना चाहिए, ये जो दोनों इंडिकेटर हैं, द बोथ इंडिकेटर आर सेम. द नेक्स्ट इज द CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एग्रीकल्चरल लेबर, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI रूरल लेबर्स. अब ध्यान दीजिएगा, ये CPI है लेबर के लिए, इंडस्ट्रियल लेबर, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वर्कर भी लेबर होता है, और CPI रूरल लेबर. तो क्योंकि ये लेबर के लिए है सो दैट्स वाई इट इज़ पब्लिश्ड बाय द लेबर ब्यूरो. आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है. ये सारा किसके कौन निकाल रहा है, लेबर ब्यूरो निकाल रहा है. बेस ईयर सबका अलग अलग है, इन दोनों का है 1986 और इंडस्ट्रियल वर्कर का है 2016. तो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट बात करें अगर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो सर्वे है वो कौन निकालता है, MOSPI निकालता है, ठीक है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक, एंड NSSO, ठीक. एनुअल लेबर फोर्स जो सर्वे है वो कौन निकालता है, वो निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI. फिर बात करते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर, ये है इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक. तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग दिस थिंग, ठीक. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया था. फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड बात करता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी कुबेर, ठीक. तो ई कुबेर के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ई कुबेर इज द कोर बैंकिंग सोल्यूशन फॉर द RBI दैट गिव्स हाई डिग्री ऑफ द एक्सेस टू द कॉमर्शियल बैंक टू दियर करेंट account with the RBI. The next statement is that the sovereign gold bond are available for the subscription at the branches of the scheduled commercial banks through the e-Kuber system. Now
what is the correct answer of the given question? So the correct answer of the given question is C, means both the statements are correct. Now first we'll understand कि ई कुबेर है क्या. देखिए ई कुबेर में ई लगा हुआ है, मीन्स इट इज समथिंग रिलेटेड टू दी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल. द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट ई कुबेर इट इज द कोर बैंकिंग सोल्यूशन of the RBI that gives the high degree of access to the commercial banks to their current account with the RBI. Now, this statement is correct. First, we need to understand what is the core banking solution. Core banking solution का मतलब होता है कि ऐसा सोल्यूशन जहाँ से आपको क्या है कि मतलब यू कैन जस्ट एक्सेस द बैंकिंग सर्विस एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ठीक है, किसी भी फॉर्म में कैसे भी आप उसको ऑनलाइन उसको एक्सेस कर सकते हो. दिस इज द कोर बैंकिंग solution. Okay, now the second statement says that the sovereign gold bond are available for the subscription at the branches of the scheduled commercial banks through the e-kuber system. Now this statement again is correct. Now here you need to understand what is the sovereign gold bond. ठीक है, देखिए होता क्या है कि इफ़ यू वांट टू परचेज द गोल्ड तो हम उसको डायरेक्टली फिजिकल फॉर्म में परचेज कर सकते हैं. बट इफ़ यू आर परचेजिंग द गोल्ड इन द फिजिकल फॉर्म सो देयर लॉट मोर इश्यूज. आप उसको घर पे रखोगे एंड देयर इज़ अ चांसेस ऑफ बीइंग थेफ्ट टू, चोरी हो सकती है. ठीक है, और उसको कैरी करना भी ट्रबलसम हो सकता है. एंड इवन दो अगर आप उसको परचेज भी करते हो यू नॉट गोइंग टू गेट द इंटरेस्ट ऑन इट. यानी कि आपने जिस वैल्यू पे ख़रीदा आप जब बेचने जाओगे तो जो रेट चल रहा होगा आप यू कैन जस्ट ईजिली sell on that particular rate. Now, so government has launched the sovereign gold bond. What is the sovereign gold bond? Sovereign gold bond क्या है? जैसे अगर आपको लेट से 1 लाख रुपए का अगर गोल्ड खरीदना है, सो गवर्नमेंट विल से ठीक है वी विल प्रोवाइड यू अ रिसीट. सो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू अ रिसीट कि ठीक है आप उनको 1 लाख रुपए दोगे और वो आपको एक रिसीट दे देंगे कि हाँ ठीक है आपने 1 लाख रुपए का लोन गोल्ड खरीद लिया है. पर वो आपको फिजिकल गोल्ड नहीं देंगे. सो मीन्स यू हैव इन्वेस्टेड इन द गोल्ड बट यू हैव नॉट गॉट द फिजिकल गोल्ड इन रिटर्न ऑफ दैट. यू हैव जस्ट गॉट द रिसीट. नाउ अब इस रिसीट का फ़ायदा क्या है? इस रिसीट का ये फ़ायदा है कि नाउ यू कैन द गवर्नमेंट विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस रिसीट टू. ठीक, उसके अलावा अगर आप 2 साल बाद अगर सपोज़ आप अपना चाहते हो कि आपने जो 1 लाख का लोन गोल्ड में इन्वेस्ट किया था आप उसको उस गोल्ड को बेचना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट के पास ये रिसीट लेके जाओगे और उस समय जो रेट चल रहा होगा ठीक है जो गोल्ड का वो गवर्नमेंट आपको पैसे दे देगी और उसके अलावा जो इंटरेस्ट बना 2 सालों तक वो इंटरेस्ट भी आपको दे देगी. तो आपको ये इंटरेस्ट जो है ये एक्स्ट्रा मिल जाएगा. अगर आपने फिजिकल गोल्ड खरीदा होता तो वो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता. ठीक है, सो दिस इज़ दी अबाउट दी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू कौन करता है? तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है इट इज़ इशूड बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, अंडर दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2006. So there is an act known as the Government Security Act 2006. Under this, the RBI issue the sovereign gold bond on the behalf of the government of India. ठीक, and you should also know this thing that there's a scheme known as the sovereign gold bond scheme and gold monetization scheme of 2015. That is the sovereign gold bond scheme and gold monetization स्कीम ऑफ 2015. तो ये स्कीम भी है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. और ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लाया क्यों गया? ताकि जो हमारी जो भी डोमेस्टिक हमारी कंजम्पशन है ठीक है जो फिज़िकल गोल्ड की जो हमारी डिमांड है हम उस डिमांड को क्या कर सकें रिड्यूस कर सकें. ठीक है, और डोमेस्टिक जो सेविंग्स है ठीक है जो डोमेस्टिक सेविंग्स है वी कैन कन्वर्ट दैट सेविंग इनटू दी फाइनेंशियल सेविंग. इसका मतलब क्या है भाई आप गोल्ड लेके आए घर पे रखा है तो उसका कोई यूज़ थोड़ी ना है. ठीक है, बट हाँ अगर आप इस डोमेस्टिक सेविंग लेकिन वो सेविंग तो है एक तरह की लेकिन यू कैन टर्न दिस यू कैन चेंज दिस डोमेस्टिक सेविंग इनटू दी फाइनेंशियल सेविंग बाई परचेजिंग दी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. ठीक है, सो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी. ठीक है, और अगर बात की जाए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे इंटरेस्ट कितना मिलता है तो इसे लगभग 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है इसमें. ठीक है, और मिनिमम आप कितना खरीद सकते हो गोल्ड इस फॉर्म में 4 kg तक और मैक्सिमम 4 kg तक और मिनिमम 1 ग्राम तक. ठीक है, मैच्योरिटी लगभग 8 साल की होती है और 5 साल की भी होती है.
तो इतनी चीज़ें पता रहनी चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि ये जो इसके बेनिफिट की अगर बात की जाए कि इसके बेनिफिट क्या हैं, ठीक है। तो आप जैसे अगर आपको लोन लेना है, ठीक है, सो टू रेज द लोन यू कैन यूज़ दिस रिसीट जो आपको मिलेगी, ठीक है ना। व्हेन यू इन्वेस्ट, व्हेन यू गोइंग टू इन्वेस्ट इन द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो जो रिसीट मिलेगी यू कैन यूज़ दैट रिसीट एज ए कोलेट्रल, ठीक है, टू रेज द लोन। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कैपिटल गेन टैक्स है, ठीक है, इसमें आपको उसका एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। तो जो भी आपका कैपिटल गेन टैक्स है, ठीक, उसमें भी आपको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को सेल करते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर सेलिंग अ स्टॉक, अ बॉन्ड, कोई रियल एस्टेट की कोई प्रॉपर्टी है, तो उसको सेल करने पर आपके ऊपर क्या लगता है, कैपिटल गेन टैक्स लगता है। बट इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड in the sovereign gold bond, so you're going to have the exemptions from the capital gain tax. So this is the benefit of having the sovereign gold bond. Okay, next बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is a non tariff measure? नॉन टैरिफ मीज़र इनमें से कौन है, उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। द फर्स्ट इज द टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, import licensing producer, and phytosanitary restrictions. Now which one of the following is the correct option? So the correct answer to the question number 4 is D, means all these are the non-tariff measures. Now अब देखते हैं what is the meaning of non-tariff measure। देखिए एक क्या होता है, जैसे कोई चीज़ इंडिया की टेरिटरी में आ रही है, ठीक है, जैसे ये इंडिया का ये इंडिया है, ठीक है, दिस इज़ नॉट इंडिया एक्चुअली, ऐसे मैंने बनाया, ठीक है, ये इंडिया है सपोज। अब इंडिया की टेरिटरी में अगर कोई चीज़ बाहर से आ रही है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या इम्पोज करते हैं, टैरिफ, उसमें हम लोग क्या इम्पोज करते हैं, टैरिफ इम्पोज करते हैं, ठीक। अब ये क्या है, टैरिफ है, जैसे हमने इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, ठीक है ना, इनकम, और उसके बाद कस्टम टैक्स लगा दी, इस तरह की चीज़ें लगा दिया। बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन टैरिफ? नॉन टैरिफ मतलब कुछ ऐसे मीजर्स लगा दिए, कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो टैरिफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो तीनों एग्जाम्पल दिए गए हैं, दे आर इंक्लूडेड अंडर दी नॉन टैरिफ मीजर। फॉर एग्जाम्पल दी टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, ठीक है। सो टेक्निकल बैरियर क्या होता है कि जैसे सपोज कोई जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, ठीक है ना, उसमें आपने कुछ ऐसा कुछ बना दिया कि बिकॉज ऑफ दैट टेक्निकल बैरियर क्रिएट हो गया, ठीक है। लेट्स से जो मैकेनिज्म थी, ठीक है, वही गड़बड़ हो गई, सो बिकॉज ऑफ दैट टेक्निकल ग्लिचेज आ गए वहाँ पर, सो दिस इज अ टेक्निकल बैरियर। ओके, नेक्स्ट इज द इम्पोर्ट लाइसेंसिंग प्रोड्यूसर्स। जैसे कोई बाहर से सामान आ रहा है तो आपने क्या कर दिया, उसमें लाइसेंसिंग फीस लगा दी, सो दिस कुड बी योर इम्पोर्ट लाइसेंसिंग प्रोड्यूसर। द थर्ड वन इज द फाइटोसैनिटरी रिस्ट्रिक्शंस। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली अभी क्या हुआ था, जैसे इंडिया का वीट है, यूरोप में एक्सपोर्ट होता है या बाकी जगह पे जाता है, सो व्हाट दे हैव डन कि जब भी कोई चीज़, कोई फूड आइटम होता है, ठीक है ना, कोई भी पेरिशेबल क्रॉप है, ठीक है, now if this perishable crop is we are exporting to the other country, तो वहाँ पर क्या होता है, फाइटोसैनिटरी रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं या फाइटोसैनिटरी चेक करते हैं। इसका मतलब क्या है, देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो गेहूँ आया है या जो भी आपने फूड आइटम भेजा है, क्या वो ख़राब तो नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सैनिटेशन को अच्छे से चेक करते हैं, सो इसको कहते हैं क्या, फाइटोसैनिटरी रिस्ट्रिक्शंस। तो वहाँ पर भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। सो ये जो तीनों दिए गए हैं, दीज आर ऑल दी नॉन टैरिफ मीजर्स। Okay, now moving question number 5, consider the following statement। पहले लिखा हुआ है that a product is said to be dumped when the product has been exported at the price below the normal value in the Indian market. Next, the Central Board of Indirect Tax and the Customs imposes the anti-dumping duty in the India. Third, anti-dumping duty is imposed based on the recommendations of the Union Finance Ministry's investigating arm, the Director General of the Trade Remedies. Now, which one of the following is the correct answer? So the correct answer of the given question is A, that is the first and second statements are correct, the third statement is incorrect. Now, पहला statement क्या कहता है, a product is said to be dumped when the product has been exported at the price below the normal value in the India market. Now this statement is correct. Now let's say in China they have made a bread, okay, or lighter, let's say. Now they have made a lighter,
ठीक। अब उस लाइटर की जो कीमत है वो है 10 रुपये, ये पूरी कॉस्ट आ रही, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ 10 रुपीज़, पर वो इंडिया में आ रहा है 7 रुपये में। ठीक है। नाउ दे आर सेलिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिलो दी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब कि वो अपना जो कॉस्ट लग रहा है उतना भी नहीं निकल रहा है उनका, और उससे कम में बेच रहे हैं इसमें यहाँ पे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ दे आर डंपिंग द प्रोडक्ट, ठीक, और दे आर एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट, ठीक, बिलो द प्राइस नॉर्मल टू द वैल्यू इन द इंडियन मार्केट। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि जो इंडिया के जो भी कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, जो लाइटर बना रहे हैं, तो उनका तो धंधा बंद हो जाएगा, ठीक है, या फिर उनकी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उनका कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि बाहर से इतना सस्ता आ रहा है। तो वो टू मेंटेन द कंपटीशन इन द मार्केट, ठीक है, जस्ट लाइक वी हैव द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, इट प्रोहिबिट्स द मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज़, ठीक है, इट प्रोहिबिट्स द मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, हम उस प्रोडक्ट पे क्या लगा देंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। बात समझ गए, क्योंकि ये डंप कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो अगर कोई जो प्रोडक्ट है वो बहुत सस्ते में इंडिया में आ रहा है, ठीक है, बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, तो हम उस पर क्या लगा देंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। एक और ड्यूटी होती है नोन एज दी काउंटर वेलिंग ड्यूटी। नो व्हाट इज इट, अगर कोई प्रोडक्ट पे जो कंट्री है, जो ओरिजिन कंट्री है, लेट्स से चाइना, वो बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, तो उस कंडीशन पे वी कुड अप्लाई दी काउंटर वेलिंग ड्यूटी, देन वी विल नॉट अप्लाई दी एंटी डंपिंग ड्यूटी, देन वी विल अप्लाई दी काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंड दिस काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज ऑल्सो अप्रूव्ड बाई दी WTO. WTO has given its approval that you can apply the countervailing duty if there is a product which is getting so much subsidy from the origin country. Okay, so this you should know. The next is that the Central Board of Indirect Tax and the Customs impose the anti-dumping duty in India. Now this is correct option. The third statement says that the anti-dumping duty is imposed based on the recommendation of the Union Finance Ministry, Investigation Arm and the Director General of Trade and Remedy. Now this statement is partially correct, so that's why this statement is incorrect, because it is not recommended by the Union Finance Ministry, rather than it is recommended by the Commerce Ministry. So it is the Commerce Ministry. So this is the investigating arm of the Commerce Ministry, not the investigating arm of the Union Finance Ministry. So this is the difference. So hence A will be the correct option. Okay, so this you should know from here. Now moving forward, question number 6. The term the demographic trap is used by the demographers to describe the combination of. Now the question is regarding what is the demographic trap. The first is increased mortality, second is high fertility rate, declining mortality, sub replacement level of fertility rate. What is the correct answer of the given question? So the correct answer of the given question is C, means statement 2 and 3 is correct. Now अब बात करते हैं कि what is the that what is the डेमोग्राफिक ट्रैप। देखिए डेमोग्राफिक ट्रैप का मतलब क्या होता है कि आपकी जो फर्टिलिटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, हाई फर्टिलिटी एंड डिक्लाइनिंग इन दी मोर्टैलिटी, यानी कि जो बर्थ रेट है आपकी, बर्थ रेट, दिस इज़ वेरी हाई एंड दैट रेट इज़ वेरी लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, द पॉपुलेशन विल इंक्रीज एंड यू गोइंग टू बी इन ट्रैप ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रैप, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये, ठीक है। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द मोर फैक्ट हियर कि अगर इंडिया के टर्म्स में बात किया जाए, ठीक है, तो इंडिया में अभी नियर अबाउट 68% जो पॉपुलेशन है इट इज़ बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 एंड 26% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ बिटवीन द 10 to 24 ईयर ऑफ द एज, and there's a data comes from the National Family
Health Survey 5, and this data states that the fertility level of India is now 2.0. Now this is below the replacement level fertility. What is the replacement level fertility? If the fertility is 2.1, this is known as the replacement level of fertility. What is the meaning of it? क्या connotation है इसका? The connotation is that if there is a lady and she give birth to at least 2.1 children throughout her whole lifespan, ठीक, so this much of children will further replace the population of the upcoming generation. ठीक है, सो ये है क्या रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी. पर इंडिया की ओवरऑल फर्टिलिटी अकॉर्डिंग टू दी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 इज नाउ 2.0. बट इवन दो अभी भी कुछ स्टेट्स हैं जैसे लाइक द यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, देयर द फर्टिलिटी इज अबव 2.1, नियर अबाउट 2.2, 2.3. सो इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्पेक्टिव स्टेट, बट ओवरऑल द इंडियाज फर्टिलिटी इज 2.0. सो दिस यू शुड नो फ्रॉम हियर. ठीक है, एंड दिस इज द परसेंटेज ऑफ द इंडिया. और अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में सिर्फ यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 65 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 24. यानी कि 65% जो लोग हैं वो इतनी एज में है 15 से 64 के, और 24% जो हैं वो 10 से 24 के बीच में. पर इंडिया के केस में ये कितना है 68 और 26. ठीक है, तो और एक और चीज़ पता होनी चाहिए, अगर मैं बात करूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स कि हाउ मच अ मैन और वुमेन वांट टू लिव. ठीक है, कितनी उम्र तक वो जीना चाहता है. तो इंडिया में मैन की एज है 71 एंड वुमेन की एज है 74. ठीक है, सो दिस इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Consider the following statement regarding the Director General of the GST Intelligence. First is Director General of the GST Intelligence is a law enforcement agency under the Ministry of the Commerce and Industry responsible for the fighting the tax evasion in India. Before the introduction of the GST in 2017, the Director General of GST Intelligence operated as the Director General of the Central Existing Intelligence. Now, which of the following is the correct statement of the given question? So, the correct answer of the given question is 2. That is, only the second statement is correct and the first statement is incorrect. Okay. Now, why the first statement is incorrect? It is saying that the Director General of the GST Intelligence, it is a law enforcement agency under the Ministry of Commerce. Now, it is not the Ministry of Commerce. It is the Ministry of Finance. ठीक, and this Ministry of Finance is responsible for fighting the tax evasion. Okay, and the second statement is correct, that before the introduction of the GST in 2017, the Director General of the GST Intelligence, it is operated as the Director General of the Central Excise Intelligence. Okay, so B is the correct answer. Now, moving on to question number 8. Consider the following statement. The valuation change arising from an appreciating US dollar can lead to decline in India's foreign exchange reserve. Next is RBI Act of 1934 stipulates that the central government orders the rate at which the RBI shall buy or sell the forex to the bank. Now, which one of the following is incorrect option? कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? Now, the correct answer of the following question is D. D means no option is incorrect. Neither this is incorrect, neither this is incorrect. Means both the statement is correct. Let me show you the answer. So this is the answer, neither, because it is asking for the incorrect one. ठीक है, now अब देखते हैं what are the two options. The first option states that the valuation change arising from an appreciation of the US dollar can lead to the decline in India's forex reserve. Now this statement is correct. Why? Here it is stating that the valuation change arising from an appreciation of the US dollar. अगर US dollar क्या हो जाएगा, appreciate हो जाएगा. US dollar क्या हो गया, appreciate हो गया.
द मीनिंग ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द यूएस डॉलर मीन्स इंडिया का जो रुपये हो गया उसके कंपेरेटिवली क्या हो गया, वो डिक्लाइन हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या, जैसे करंट टाइम पे क्या है कि यूएस का डॉलर बहुत अप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई एवरीबडी वांट टू डिपॉजिट द मनी इन द यूएसए। नाउ इफ एवरीवन वांट्स टू डिपॉजिट द मनी इन द यूएसए, तो इंडिया के केस में क्या होगा, सारे लोग जो अपना यहाँ पर जो लेट्स से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो भी है उनका, तो वो क्या करेंगे, या वो बाहर निकालेंगे, या उन्होंने जो बॉन्ड खरीद के रखे उस बॉन्ड को बेचेंगे। ठीक है, और अपना डॉलर लेके बाहर जाएंगे। तो उससे क्या होगा, देयर विल बी कैपिटल फ्लाइट। Okay, so this capital flight will happen as a result of the appreciation of the US dollar, and hence there will be decline of the India's foreign exchange reserve. Okay, the next statement says that the RBI Act of 1934 stipulates that the central government orders the rate at which the RBI shall buy or sell the forex to the bank. Now this statement is correct. Under the section 40 of the RBI Act, the central government orders the rate at which the RBI shall buy the forex to the bank, and the rate in turns will be governed by the India's obligation to the IMF. ठीक है, जो रेट है इट विल बी गवर्न बाय द इंडियाज ऑब्लिगेशन टू द IMF, इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 talks about the recovery of the economy. The first statement says that a V-shaped recovery occurs when the following a recession, different parts of the economy recovers at the different rate, times and magnitude. Second statement says a K-shaped recovery is characterized by the quick, effective recovery in measure of the economic performance after an acute decline in the economy. Now, which one of the following is the incorrect one? So the correct answer of the following is C, means both the options are incorrect. Actually जो options हैं ये क्या हो गए हैं, उसको switch कर दिया गया है. Now first we'll look what is the V-shaped recovery and what is the K-shaped recovery. Now if let's say there's a line, okay, and this is your economy and this economy just hit the line and the moment, और ये है क्या, recession, ये क्या है, पूरा recession है. ठीक है, मंदी आ गई है and this is economy. Now अगर इकोनॉमी नीचे जा रही है एंड द मोमेंट इट हिट द रिसेशन सडनली इट बाउंस बैक, ये क्या होता है, दिस बाउंस बैक. ठीक, सो दिस इज नोन एज द वी शेप रिकवरी. ठीक है, इकोनॉमी गई नीचे और तुरंत क्या हो गई, बाउंस बैक. सो दिस इज नोन एज द वी शेप रिकवरी. एक होता है के शेप रिकवरी, उसमें क्या होता है, अगेन दिस इज द लाइन ऑफ रिसेशन. उसमें क्या होगा, आपकी इकोनॉमी के कई सारे सेक्टर्स होंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर है. ठीक है, तो कई सारे सेक्टर्स हैं. अब इन सेक्टर की जो ग्रोथ होगी इट विल बी डिफरेंट. ठीक है ना, हर सेक्टर अपनी अलग अलग पेस से ग्रो करेगा. सो हेयर लेट्स से एक सेक्टर है जो ऊपर जा रहा है, एक सेक्टर है वो नीचे जा रहा है. सो कहने का मतलब है कई सारे सेक्टर्स हैं एंड द सेक्टर्स आर ग्रोइंग एट अ डिफरेंट पेस. सम आर मूविंग अहेड, जिसमें उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है, एंड सम आर गोइंग डाउन. ठीक, सो दिस इज द के शेप रिकवरी. ठीक, एज लाइक इन द कोविड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर सब काफ़ी डाउन थे, बट इवन दो द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज पॉजिटिव एटलीस्ट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट द वी शेप रिकवरी अकर्स व्हेन द फॉलोइंग रिसेशंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी रिकवर एट द डिफरेंट रेट. नहीं, हमने देखा है डिफरेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी अगर डिफरेंट रेट पे रिकवर कर रही हैं तो के शेप बनाएगा, एक यहाँ जाएगा एक यहाँ पर. सो दिस इज नॉट वी शेप, इट इज़ दी रादर के शेप. सेकेंड इज द के शेप रिकवरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्विक इफेक्टिव रिकवरी measure of the economic performance after an acute decline in the economy. Now this is the definition of V. पहले क्योंकि एक्यूट डिक्लाइन होता है फिर सडनली क्या होता है, रिकवर होता है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वी शेप. तो ये जो डेफिनेशन है वो इंटरचेंज है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी IMF, दैट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट द IMF वॉज सेटअप विद द एम टू bring about the international economic coordination to prevent
competing currencies devaluations by the countries trying to promote their own export. The second statement is it is considered as the last resort lender for the countries facing the several economic crises. Quota are the IMF's main source of the financing, wherein each member of the IMF is assigned a quota based on broadly on its relative position in the world economy. Now, which one of the following is the correct answer? So the correct answer of the given question is D. Means all the statement given are correct. The first statement says that the IMF was set up with the aim to bring about the international economic coordinations to prevent the competing currency devaluations by the countries trying to promote their own export. So this statement is correct, that if country want to promote its own export and at the same time its currency is declining, so it can take the help from the IMF. Okay, it's like Sri Lanka has taken the help of the IMF. India has taken help of the IMF in the year of 1991-1992 during the LPG reform, liberalization, privatization, globalization. And IMF was established in the year of 1945. Okay. Second statement, it is considered as the last resort lender for the countries facing the several economic crises. Yeah, this is correct, because people hesitate or very reluctant to take the loan from the IMF because the IMF impose lot of condition and after that it gives the loan. The conditions such as you have to open the economy and you have to change your फाइनेंशियल पॉलिसीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें करता है. ठीक है, नेक्स्ट बात करें. द कोटा ऑफ द IMF इज द मेन सोर्स ऑफ द फाइनेंसिंग वेर इन ईच मेंबर्स ऑफ द IMF इज असाइंड अ कोटा बेस्ड ब्रॉडली ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. IMF क्या करता है, IMF एक कोटा असाइन करता है सारी कंट्रियों को एंड दिस कोटा डिपेंड्स ऑन द अमाउंट दैट पर्टिकुलर कंट्री हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन द ओवरऑल फाइनेंशियल एसेट ऑफ द IMF. तो IMF का जितना फाइनेंशियल पूरा एसेट है, ठीक है, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है कोई पर्टिकुलर कंट्री, ऑन दैट बिहाफ द कोटा इज असाइंड टू दैट पर्टिकुलर कंट्री. और उसी कोटा के बिहाफ पे जितना कोटा परसेंटेज होगा उसी के बिहाफ पे वो कंट्री इन केस ऑफ इमरजेंसी कैन टेक बैक और विदड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द IMF. In case of India, the quota is 2.75%. So this is the quota in the IMF. So this you should know from here. Okay. Or this quota of the IMF is also called the SDR, that is the special drawing right. ठीक है. And even though there's a one more term known as the reverse transposition. हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, इन दैट फॉरेक्स रिजर्व देयर इज ऑल्सो परसेंटेज ऑफ द रिजर्व ट्रांसपोजिशन विच इज अ पार्ट ऑफ द IMF टू. ठीक है, सो दिस यू शुड नो फ्रॉम हियर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट वेटेज अंडर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर. द फर्स्ट इज द fuel and light, food, beverage, housing, clothes and footwear. What is the correct answer of the given question? So the correct answer of the given question is food and beverage, means B. You know that consumer price index मतलब क्या, जो चीज़ें consumer consume कर रहे हैं, and food and beverages, these are the most consumed items by the consumer. And I also stated that the food and fuel, these are not included in the core इन्फ्लेशन और कोर सेक्टर्स. ठीक है, एंड व्हाट आई टोल्ड यू, CPI इज रिलीज्ड बाय द NSO, दैट इज द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, एंड WPI इट इज रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिक एडवाइजर. ओके, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ठीक. And what I told you that in WPI there will be goods only, but in CPI there will be goods and services too. ठीक है, and goods have given more weightage in the food items. ठीक है,
and RBI measures the inflation in terms of the CPI, not the WPI. So this you should know, that the inflation is measured in terms of the CPI, not the WPI. Okay. Next, consider the following statement regarding the concessional finance. Concessional finance is below market rate finance provided by the major financial institutions such as the Developed Bank and the multilateral funds to developing countries to accelerate the development objectives. Now, the second statement is concessional finance cannot be in the form of the grants or the equity investment. Now, moving on to the third statement, it's there. Yeah. Concessional finance targets the high impact projects responsible to the global significant development changes. Now, which one of the following is the correct answer? So, the correct answer of the given question is 1 and 3. Means the statement 2 is incorrect. The first we'll talk about what is the concessional loans or concessional financing. Concessional financing का मतलब होता है कि the countries or developed countries are providing the finance range below the market rate. ठीक है. Why? To accelerate the climate related development objectives in the developing countries. ठीक है. So that जो developing country हो वो they can offset their climate mitigation target. ठीक है. And they can use this fund in the vaccine development, water sanitation, education, ठीक है, and sort of a thing. So it is just the financial support below the market price so that the developing countries could get a financial assistance regarding the basic necessity. First statement says that the concessional finances is below the market rate finances provided by the major financial institute such as the Development Bank, multilateral funds to developing countries to accelerate their developmental objective. This statement is correct. Second statement is concessional funds cannot be in the form of the grants or equity investment. Now this statement is incorrect because the conventional loan can be given in the form of the grants or the equity investment. The third statement says that the concessional finances targets the high impact projects responsible to the global significant development challenges. Now this statement is correct. So that's why the first and third statement is correct. Now this is the end of the video. In this video we have discussed all the economic questions of the month of April. आफ्टर दैट हम इकोलॉजी, पॉलिटी और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं जैसा कि मैंने दिखाया था यहाँ पर, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल. इसी तरह से हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई सारे मंथ्स का डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा. अदरवाइज विल ओनली कंटिन्यू विद द डेली MCQ प्रैक्टिस. ठीक है. सो प्लीज़ डू लेट मी नो फॉर द फीडबैक पर्पज़. Till then, take care, goodbye, keep studying and take care of your health. It is too hot. Drink adequate amount of water and stay hydrated. Thank you.